थ्योरम। ठीक है, पहले मैं अपने इस लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट कर देता हूं। उससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने कैसे कैलकुलेट किया था, थोड़ा सा बता देता हूं कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। ठीक है, हमें पता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। फिर हमने देखा कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, तो वहां पर आया था सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या फिर ई डॉट एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई सरफेस एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो छोटे से सरफेस एरिया में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सरफेस इंटीग्रल बात हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले गॉस थ्योरम। तो पहले मैं आपको बता देता हूं गॉस थ्योरम, हम लोग गॉस थ्योरम में क्या पढ़ने वाले हैं। फिर से बता देता हूं, गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालेंगे। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पहले पढ़ लिया, फिर गॉस थ्योरम में क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाओगे। इसमें थोड़ा हम आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो गॉस थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले हैं। ठीक है, यानी वो भी फॉर्मूला ठीक था, वो गलत नहीं था इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, जो आप लोगों को याद है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डेल्टा एस या डी एस, वो गलत नहीं है। बट हम एक और अल्टरनेट देखेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है। तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गई कि हम गॉस थ्योरम में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप, दिस थ्योरम गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी कि पहला पॉइंट इन्होंने बोल दिया कि दिस थ्योरम गिव अ रिलेशनशिप, तो ये थ्योरम आपको एक रिलेशनशिप देगी बिटवीन एनी क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी कोई एक सरफेस है, उसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। आगे गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, वो 1/ε0 टाइम्स होगा द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। यानी कि जो क्लोज्ड सरफेस है उसमें जितना भी नेट चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी कि हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। क्लियर है, यानी कि जो भी चार्ज इनक्लोज्ड है, जो भी चार्ज है उस क्लोज्ड सरफेस में, उसका 1/ε0 टाइम्स किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। काफी सिंपल भाषा में गॉस थ्योरम ने बता दिया है। ठीक है, और इससे कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी आसान होता है। तो आपको पहले मोटा मोटा समझ आ गया गॉस थ्योरम ने क्या बोला, कि गॉस थ्योरम ने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब मैथमेटिकली देखते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे बता दिया फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। आगे देखते हैं, देखो क्यू ई यानी फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, तो वही लिखा हुआ ना 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब आप कहोगे बीच में क्यों लिख दिया ये चीज, भाई बीच में इसलिए लिख दिया कि ये भी तो एक तरीका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। यानी अब सीधी सी बात आ गई कि आप अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो फाई ई, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो, तो आपके पास दो रास्ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के, या तो सरफेस इंटीग्रल कर लो ई डॉट डीएस का, ये भी तो भाई अभी भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो ये गलत थोड़ी ना हो गया। लेकिन गॉस थ्योरम ने एक और ऑल्टरनेट बता दिया कि जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा किससे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस से, उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। बिल्कुल क्लियर है ना भाई, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स तो एक तरीका है ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, तीनों में इक्वल है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो इससे निकाल दो, चाहो तो इससे निकाल लो, निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही, निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही। बिल्कुल बात क्लियर है। अब बात आ जाती है कि सर थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा दो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई वो इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, क्योंकि ये तो क्लियर है ई डॉट डीएस कि छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय छोटे छोटे एरिया, उनका सरफेस इंटीग्रल कर दो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया। लेकिन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैसे आया, कभी कभी इस बात को ऐसे ही बोलते हैं कि गॉस थ्योरम को प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का प्रूफ या डेरिवेशन कह लो, अब हम देखने वाले हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यानी हम प्रूफ करेंगे कि फाई ई हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होगा, या ये प्रूफ करेंगे कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इक्वल होता है ई डॉट डीएस का सरफेस इंटीग्रल। यानी ई डॉट डीएस का जब सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स मिलेगा, इस बात को प्रूफ करना है। ओके, क्रिस्टल क्लियर है, स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी प्रूव द गॉस थ्योरम फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू। हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं, यहां पे बोला इन्होंने आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू, यानी इन्होंने एक चार्ज लिया अकेला, ऐसा नहीं है कि पेयर वगैरह नहीं लिया, एक चार्ज लिया है वो भी पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये रहा पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, कहां पर है, सेंटर पर है, किसके अंदर, एक स्फीयर के अंदर। ठीक है, सरफेस एरिया है किसका, स्फीयर का।
किसका सरफेस एरिया है? एक स्फीयर का। तो पहले ध्यान से समझना, ये एक स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया है, उसके सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है। कोई दिक्कत? फिर से थोड़ा सा इमेजिन कर देता हूं, मान लो ये कोई फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर में किसी ने चार्ज को रख दिया, वो भी प्लस क्यू चार्ज को। अब इस फुटबॉल के अंदर प्लस क्यू चार्ज हमें निकालना है कि उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Suppose the surface area S is a sphere of radius r centered on the Q, then the surface area is a Gaussian surface। यानी मान लो जो ये एरिया की बात कर रहे हैं वो कैसा है? स्फीयर है, जिसका रेडियस r है, जिसके सेंटर पर Q रखा है, सरफेस एरिया या गॉसियन सरफेस, वो एक गॉसियन सरफेस है। गॉस लॉ लगा रहे हैं इसलिए वहां पे उस सरफेस को गॉसियन सरफेस नाम बोल दिया। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि गॉसियन सरफेस क्या है। फिलहाल नॉर्मल बात करो, एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया है, जिसके सेंटर पर Q चार्ज रखा है, जिसका रेडियस r है। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। डायग्राम समझ में आ गया? प्लस क्यू चार्ज है। अब देखो डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और डीएस मतलब छोटा एरिया चाहिए, तो मैंने छोटा सा एरिया निकाल लिया डीएस। क्या निकाल लिया? छोटा सा एरिया डीएस। कोई दिक्कत? क्योंकि देखो छोटे छोटे एरिया है डीएस। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई? छोटे छोटे एरिया डीएस। ठीक है, क्योंकि पूरे एक साथ तो ले नहीं सकता, इसलिए मैंने छोटे छोटे एरिया डीएस ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ध्यान से समझना, किसी भी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसके रेडियस के अलोंग, क्योंकि भैया पॉजिटिव से ही तो निकलता है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये वाला। अब एक बात बताओ कि किसी भी सरफेस पे उसके एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर, तो एरिया भी किधर होगा? इधर, यानी ई वेक्टर भी इधर। यानी ये समझो ना, ये बॉल है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और एरिया वेक्टर भी ऊपर। क्योंकि खुद बताओ ना, एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर किसी पॉइंट का। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? जहां एक टेंजेंट आएगी, टेंजेंट का परपेंडिकुलर जाएगा नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस वाले पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों का डायरेक्शन क्या है मेरे भाई? सेम है। यानी ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 है। ओके, कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ू? नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, पहले पूरा अच्छे से डायग्राम देख लो। ठीक है, हो गया नोट डाउन? आगे बढ़ता हूं। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस। फिर से ना देता हूं, देखो सरफेस एरिया ये था, सेंटर क्यू था, ठीक है, छोटा सा एरिया लिया जिसका नाम दिया डीएस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है और यहाँ का एरिया रेड से दिखा देता हूं, देखो इसका एरिया भी इसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। अब पूछोगे क्यों इधर है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, वरना तो मैंने अभी समझा दिया कि क्यों परपेंडिकुलर। खुद बताओ ना, किसी भी सरफेस पे मान लो यहाँ परपेंडिकुलर बनाना तो किधर बनेगा? यहाँ बनेगा। अगर इधर परपेंडिकुलर बनाना तो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। यहाँ परपेंडिकुलर बनाना तो कहाँ बनेगा? यहाँ। इधर परपेंडिकुलर बनाना तो यहाँ। तो किसी भी जगह का परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा, नहीं होगा। अब किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी कि एंगल 0 हो गया। क्लियर बात है? ठीक है, अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है, वो उसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। भाई यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होता है? किसी भी चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r²। r इज द डिस्टेंस। ठीक है भाई, आपको क्या पता चल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, आगे बढ़ता हूं। दिस फील्ड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट ऑन एस, ऑल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, सो इट्स पैरेलल टू ई, दैट इज θ0। कहने का मतलब यह है कि आपने अभी भी डायग्राम में क्या देखा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो क्या मैं कह सकता हूं θ0 होगा? क्या मैं कह सकता हूं इस बात? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था ना भाई, फिर से बता दे रहा हूं एक बार और। देखो हमने जब इसमें देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एरिया दोनों क्या होना चाहिए? एक ही डायरेक्शन में होने, तो क्या बोलते थे यहाँ पर? हमारा एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना है? 0। ठीक है, और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो निकल जाता था ऊपर, जैसे कि एरिया तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ऊपर, तो थीटा कितना था? 0। तभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिया था भाई? हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लिया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि एरिया के अलोंग वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाए। अब चूंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के अलोंग है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, E × A कर दो, बहुत अच्छी बात। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा स्मॉल एरिया ds में? जो स्मॉल एरिया ds है, यानी कि ये वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E × ds। और तो EDS क्या होता है? EDS cos थीटा। EDS cos थीटा होता नहीं होता फॉर्मूला? किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? EDS cos थीटा। अब थीटा क्या था? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है? 0। तो cos 0, अब याद होगा कि नहीं है? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 होता है 1। तो क्या मैं cos 0 की जगह 1 लगा सकता हूं? तो E × ds × 1, E × ds × 1 कितना आ जाएगा? EDS। हाँ कि ना? बिल्कुल क्लियर है ना? EDS cos थीटा। चाहो तो कैसे भी सोच लो, या तो कहो कि अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है तो फॉर्मूला होता है EDS। अब तुम कहो नहीं, हम तो फॉर्मूला लगाएंगे EDS cos थीटा, तो EDS cos थीटा लगा दो ये वाला, लेकिन थीटा क्या लोगे यहाँ पे? 0। तो थीटा 0 लोगे तो अपने आप cos 0 बन जाएगा 1, आ गया EDS। क्लियर है? यानी कि इस छोटे से एरिया ds पर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तो वैल्यू है 1/4πε0 Q/r², और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है E/ds, यानी उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई उस जगह का छोटा सा एरिया यानी कि ds। बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। देखो टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया, अभी हमने क्या पढ़ा, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, यानी जो आपका ये एरिया है, छोटा सा एरिया है ds, इसका क्या कर दो, सरफेस इंटीग्रल कर दो। क्या कर दो? सरफेस इंटीग्रल। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डी जो अपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, डी फाई ई टोटल फ्लक्स, जो छोटा छोटा टोटल फ्लक्स है, यहाँ पर डी फाई, यहाँ पे डी फाई, यहाँ पे डी फाई, यहाँ पे डी फाई, छोटा छोटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनको क्या कर दो, सरफेस इंटीग्रल कर दो, ठीक है, डी फाई ई को। तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि भाई यहाँ से चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा, कांस्टेंट। तो ई ले लिया इन्होंने बाहर, अंदर कौन बचा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस, यानी ई बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस। अब छोटा सा एरिया है, उसके पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करना है। अब सोचो, इसको प्लस इसको ऐड करते जाओ, सरफेस इंटीग्रेशन करना है, पूरे सरफेस को ऐड कर दो। तो जब पूरे सरफेस के छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, पूरा का पूरा स्फीयर मिल जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं इस बात को कि एरिया ऑफ स्फीयर ही आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस होना, छोटे छोटे पार्ट को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा भाई, टोटल एरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो टोटल एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी क्या मैं कह सकता हूं ई मल्टीप्लाई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस को, ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, ई एज इट इज आ गया, डीएस का सरफेस इंटीग्रल टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर से तो मुझे पता चल जाएगा टोटल फ्लक्स। हाँ कि ना, क्लियर है? सॉल्व करते हैं। ई कितना है, 1/4πε0 Q/r², अभी भी लिखा था भाई, लिखा था नहीं लिखा था, ई की वैल्यू कितनी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है कि नहीं होता? तो 1/4πε0 Q/r² डॉट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये आपको मैथ में बहुत अच्छे से याद होगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr², मल्टीप्लाई करो, r² से r² गया, 4π से 4π गया, बचा कितना, Q/ε0, यानी कि जो ये होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, वो यही होता है। बिल्कुल क्लियर है? नोट करना हो नोट डाउन कर लो। तो क्या मैं यहां से ये बात कह सकता हूं Q/ε0 इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इक्वल टू टोटल फ्लक्स, इक्वल टू टोटल फ्लक्स। तो यानी यहां पे प्रूव हो गया क्या, गॉस थ्योरम, कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस को आप Q/ε0 भी कह सकते हो, प्रूव किया है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? तो ये हो गया आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया हो ना, बिंदास बोलो, फिर से नई वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है? कोई भी डाउट हो बिल्कुल बोलने का। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स और अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। कूलम्स लॉ आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना इस चैप्टर के। कूलम्स लॉ क्या था, कूलम्स लॉ में आपने फोर्स निकाली थी F = 1/4πε0 Q/r²। अगर आपको याद हो तो ये आपका कूलम्स लॉ था। आपको कूलम्स लॉ याद है, F = 1/4πε0 Q/r², ये कूलम्स लॉ होता है। और कूलम्स लॉ क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सवाल उठता है कि सर फिर यहां क्या पढ़ने वाले हैं, आई बात समझ में? तो मेरे भाई हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कूलम्स लॉ है उसे गॉस थ्योरम से प्रूव करेंगे। समझ रहे हो ना? पहले हमने क्या पढ़ा था भाई, कूलम्स लॉ क्या होता है, वहां हमने प्रूव कर लिया था भाई कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q/r² होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट भी पढ़ लिया था, फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। इस चैप्टर इस टॉपिक में हम लोग गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम लॉ तक पहुंचेंगे। तो थोड़ा क्लियर हो गया हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q। कंसीडर किया है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक अकेला चार्ज लिया है, ठीक है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया है Q, ले लिया। कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q, सेंटर में ले लिया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q। वी सेलेक्ट अ स्फेरिकल सरफेस S ऑफ रेडियस R सेंटर्ड एट चार्ज Q एज द गॉसियन सरफेस। अब आपको पता है कि अगर आपने कोई भी चार्ज रख दिया Q, अगर कोई भी आपने चार्ज रख दिया Q, अब चार्ज की वजह से आप क्या निकालोगे, फोर्स निकालोगे कूलम्स लॉ में। तो इस चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस चाहिए होता है, क्योंकि गॉस लॉ में हमने पढ़ा था, जब गॉस थ्योरम पढ़ी थी हमने क्या पढ़ा था कि एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस होना जरूरी है। तो पहले लिया चार्ज Q, उसके बाद उसके आसपास एक गॉसियन सरफेस बना दिया स्फेरिकल, जिसका सरफेस एरिया है S। यहां तक बात समझ आई? उसकी रेडियस है R। अब भाई रेडियस पे तो स्फीयर डिपेंड करेगा, अगर रेडियस ज्यादा स्फीयर बड़ा होगा, रेडियस कम स्फीयर छोटा होगा। तो जब आप बोल रहे हो कि आपने स्फीयर लिया है तो वहां ये भी तो बताओगे कितनी रेडियस का लिया है। क्लियर है?
ठीक है, अभी तक क्या क्या क्लियर है? चार्ज क्यू लिया, उसे सेंटर पर रखा, आर रेडियस का एक स्फीयर बनाया। ओके, क्या करने वाले हैं वो ऑलरेडी क्लियर आपको हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बाय सिमेट्री ई वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट इन एस, यानी कि जो ये चार्ज क्यू है, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे सेम होगा या नहीं होगा? मानते हो कि नहीं? क्योंकि खुद बताओ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता था? रेडियस पे और चार्ज पे। चार्ज क्यू सेंटर पे है और ये सारे पॉइंट क्या है? स्फेरिकल। तो सेम डिस्टेंस पर है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है। यानी इस पूरे के पूरे सरफेस पर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों मिलेगा, तो बता दूं, देखो भाई, चार्ज क्यू सेम है और डिस्टेंस आर सबका सेम है। तो जब सबका डिस्टेंस सेम है, सबके पास चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा कि नहीं होगा? यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। बाय सिमेट्री ई हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट ऑन एस, ऑल्सो ई एंड ds एट एनी पॉइंट ऑन s। अब क्या किया है कि आपके किसी भी सरफेस पे छोटा सा पार्ट ले लिया, ds एरिया, ये रहा मेरे भाई, ये ले लिया ds एरिया। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है ना? सरफेस एरिया s है, सेंटर में चार्ज है, r रेडियस पर है, पूरे के पूरे सरफेस एरिया पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने उस सरफेस एरिया में से छोटा सा एरिया ले लिया ds, हमने छोटा सा एरिया ले लिया ds। हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। ds at any point on s are directed radially outward, hence flux through area ds is। यानी कि हम इस स्फीयर के अंदर अभी फ्लक्स निकालेंगे कि फ्लक्स कितना होगा और किसकी वजह से? सिर्फ इतने ds एरिया की वजह से। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब यहां पर आप एरिया में देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। वो तो होगा ही, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज से आगे निकलता है, तो भाई ये हो गया रेडियली आउटवर्ड। और अगर इस पॉइंट पर जो ये ds एरिया, इस पॉइंट पर मैं एरिया का डायरेक्शन लूं, क्योंकि एरिया भी एक वेक्टर था, आप लोगों को याद होगा, अगर एरिया का डायरेक्शन लूं वो भी इसी डायरेक्शन में, तो कहने का मतलब है कि आपका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, आपका एरिया वेक्टर भी इधर ही। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? या फिर अपनी ही इस बात को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा जीरो है? थीटा क्या है? जीरो है। बिल्कुल क्लियर है भाई, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप क्लियर बोल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है? बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना। यहां तक क्लियर हो गया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और ds, इनके बीच का थीटा कितना है? जीरो, या कह लो दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल हैं। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इसे नोट डाउन करना हो तो पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है? नोट डाउन कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस वाले पॉइंट पे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा निकला डी फाई ई। डी फाई ई क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताओ ना, आपका जो स्फीयर है और आपने यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है ई, और यहीं पर आपका क्या है? ds, यहीं आपका ds है, तो छोटा सा निकलेगा ना डी फाई, क्योंकि पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं हुई ना अभी। अभी किसकी बात हुई है? छोटे से एरिया में, छोटे से एरिया में छोटा सा फ्लक्स, तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आप लोगों को याद है? अगर आपको नहीं पता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पहले जाके देख लो, गूगल पर डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई मास्टर जी फिजिक्स वाले आ जाएगा, ठीक है? और सारी सीक्वेंस में वीडियो हैं एक एक टॉपिक की, ठीक है? तो अपन इसको आगे करते हैं। तो स्मॉल फ्लक्स जो कि डी फाई ई है वो कितना होगा? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उस पॉइंट पर है मल्टीप्लाई भाई जो कि वहां का एरिया है छोटा सा ds। तो भाई ds ये क्या होता है? ई ds cos जीरो, ई ds cos थीटा। अभी हमने बताया था कि यहां पर ds और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बीच में कितना है? थीटा जीरो। तो ई ds cos जीरो, और हम जानते हैं cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जब इसे सॉल्व करोगे e इंटू ds इंटू 1 क्या आ जाएगा? ई ds। यानी कहने का मतलब है कि आपके इस छोटे से एरिया में जो छोटा सा फ्लक्स है जिसे बोला गया है डी फाई, वो कितना है? ई ds। बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस s, अगर छोटे से एरिया में डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो टोटल सरफेस एरिया में कितना फ्लक्स होगा? उन्होंने बोला भाई टोटल सरफेस एरिया में फ्लक्स होगा फाई ई। कितना होगा भाई? फाई ई। फाई ई कैसे निकलेगा? डी फाई ई, जो कि आपका छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी फाई ई, उसको क्या करो? सरफेस इंटीग्रल कर दो, ठीक है भाई? तो डी फाई ई का सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा? डी फाई ई की वैल्यू क्या थी? ई ds। डी फाई की वैल्यू कितनी आई थी? ई ds। तो डी फाई की जगह लिखा ई ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो आपको एक चीज पता है, अगर किसी का इंटीग्रेशन हो रहा है ई ds,
ई डी एस। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो उसके बाहर आ जाती है इंटीग्रेशन के, क्योंकि भाई वो तो यूनिफॉर्म है, वो तो वेरी कर नहीं रही, तो ई आ गया बाहर, अंदर बच्चा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ छोटा सा एरिया ds, तो आपको टोटल सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, यानी इस पूरे के पूरे एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पता चल जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अब टोटल एरिया क्या होगा? अगर एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में इसे जोड़ते जाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ, क्या मिल जाएगा भाई? पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा? स्फीयर मिल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनका पूरा का पूरा सरफेस जब आप जोड़ दोगे तो आपको स्फीयर मिलेगा? क्या मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यूज कर सकता हूं? क्योंकि छोटे छोटे एरिया जोड़ोगे तो भाई निकलेगा तो स्फीयर का ही एरिया ना। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो E इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया? E इंटू 4πr², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। 4πr² क्या है ये मत पूछना, ये तो पता ही होगा मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, TSS, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया, मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ा होगा ना यार मैथ्स के अंदर, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr²। यानी कि हमें टोटल फ्लक्स मिल गया E इंटू 4πr²। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट? यानी इस स्फीयर का जो यहां पर चार्ज है Q, इसकी वजह से टोटल फ्लक्स है वो कितना है? E 4πr²। जो ये चार्ज Q है इसकी वजह से टोटल फ्लक्स जो आएगा पूरे के पूरे सरफेस एरिया में वो कितना आएगा? E 4πr²। क्लियर है? तो ये तो एक तरीका हो गया कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला बाय द हेल्प ऑफ सरफेस इंटीग्रल। एक और भी तो तरीका पढ़ा था हमने, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमारी क्या थी कि अगर सेंटर में आपका चार्ज है और आपका सरफेस गॉसियन सरफेस है, तो जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो Q/ε0 टाइम्स होगा। याद है कि नहीं? यही तो बोला गया था भाई, जो टोटल फ्लक्स होगा इस वाले सरफेस एरिया में वो कितना होगा? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना होगा? जितना इस स्फीयर के अंदर चार्ज है यानी कि Q बाई ε0। सिंपल फंडा था, यानी टोटल फ्लक्स होगा Q/ε0, और एक टोटल फ्लक्स निकला E इंटू 4πr²। अब एक बात बताओ, सरफेस एरिया सेम, स्फीयर सेम, चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो क्या यहां पर जो फ्लक्स हमने निकाला है E इंटू 4πr² और जो कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकला है φ = Q/ε0, क्या दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सेम। तो क्या मैं दोनों को इक्वल बोल सकता हूं? क्योंकि भाई ये भी टोटल फ्लक्स और ये भी टोटल फ्लक्स। बिल्कुल क्लियर है? तो वही लिखा है, यूजिंग गॉस थ्योरम φ क्या होगा हमारा? Q/ε0 टाइम्स। तो यहां से टोटल फ्लक्स निकला और एक टोटल फ्लक्स यहां से निकला, यानी एक φ ये इक्वेशन 1 मान लो, इसे मान लो इक्वेशन 1 और इसे मान लो इक्वेशन 2। यानी एक टोटल फ्लक्स इस वाले अकॉर्डिंग हेल्प, इसकी हेल्प से निकाला, और एक टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाला। इक्वेशन 1 E इंटू 4πr², इक्वेशन 2 φ = Q/ε0। नोट डाउन करना हो तो पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट डाउन कर लिया? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, जब दोनों ही फ्लक्स सेम है, जो कि गॉस थ्योरम से निकला वो भी सेम और जो सरफेस इंटीग्रल से निकला वो भी सेम, तो दोनों को इक्वल लिख दूं? बिल्कुल लिख दो। यानी E फ्रॉम 1 और 2, यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, जो मैंने 1 और 2 इक्वेशन मानी थी, क्या मैं वहां से ये बात कह सकता हूं कि E इंटू 4πr² जो कि टोटल फ्लक्स है वो इक्वल है φ = Q/ε0 टाइम्स के, क्योंकि दोनों ही φ है, φ ये भी टोटल फ्लक्स वो भी टोटल फ्लक्स, यानी लेफ्ट में भी टोटल फ्लक्स और राइट में भी टोटल फ्लक्स। ओके, अब भाई सॉल्व कर लो। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। एक काम करो, E निकालना है, 4πr² को लेफ्ट से राइट पहुंचा दो, तो क्या होगा? 4πr² मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो E = आ गया 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है ना भाई? देखो Q/ε0 एज इट इज है भाई, कंफ्यूज नहीं होना यार, लो ऐसे लिख लो ना। तो E = कितना होगा? देखो Q/ε0 पहले से, कंफ्यूज नहीं होना, Q/ε0 पहले से 4πr² और आ गया मल्टीप्लाई भाई 4πr², तो ये बन गया। अब इसको अरेंज कर दिया, 4 4 पाई पाई, ε0 यहां लिखा है वो बीच में लिख दिया, और r², यानी Q/4πε0 r² इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। बिल्कुल क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज Q0 इफ प्लेस्ड ऑन द सरफेस S विल बी, अगर जो ये सरफेस एरिया है, आपका चार्ज कहां था? यहां था Q। अगर इसके सरफेस एरिया पर आपने Q0 चार्ज को रख दिया तो इसकी वजह से कितनी फोर्स लगेगी यहां पर, वो निकालने जा रहे हैं हम। तो वो फोर्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है कि F = क्या होता है? Q0 × E। क्या होता है भाई? ये तो याद है ना आपको। फोर्स निकालने का तरीका क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो E = क्या था? फोर्स अपॉन Q0। तो फोर्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा? E × Q0। तो E × Q0 = फोर्स होता है, तो यहां से मुझे फोर्स निकालना, तो E × Q0। अब E की वैल्यू अभी भी निकाली,
ए की वैल्यू अभी निकाली, कितनी आई 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, पुट कर दो 1/4πε0 आर स्क्वायर, क्यू नॉट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्यू नॉट लिख दिया मल्टीप्लाई करके। तो क्या वही वैल्यू आ गई जो कूलम्स लॉ में फोर्स की थी या नहीं? वहां भी क्या होता था 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यहां भी क्या आया 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। यानी यहां से प्रूव हो गया गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ, यानी फोर्स इतना ही होता है, फोर्स इतना ही होता है किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी सरफेस पर। हमने किससे प्रूव किया? गॉस थ्योरम से प्रूव किया। दिस प्रूव द कूलम्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग याद रखना, क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया, गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रूव किया कि जो हमारा फोर्स होता है वो इतना ही होता है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? इसे नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, ठीक है? पहले से नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया, ठीक है? अब आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट और नए डेरिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच।